हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th होम साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर का नाम है नैदानिक पोषण और आहार की। तो ये दूसरा चैप्टर है और इसका नाम है नैदानिक पोषण और आहार की। तो इसके आज थ्योरी पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आइए गाइस देखते हैं कि इसका थ्योरी पोर्शन क्या है और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है पहले ये जानते हैं। तो पोषण क्या है? वह विज्ञान है जिसमें पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो पोषण क्या कहलाता है? पोषण वह विज्ञान है जिसमें पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। और जिस विज्ञान में इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा वो विज्ञान क्या कहलाएगा? पोषण विज्ञान का कहलाता है। और पोषण क्या होता है? पोषण शरीर द्वारा ग्रहण किए गए जो भी भोज्य पदार्थ है उनसे जो भी पोषक भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग शरीर द्वारा जब किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। शरीर के द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों से प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग जब शरीर के द्वारा किया जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती? पोषण कहलाती। और पोषण के और जिस विज्ञान में पोषण तथा उसके पोषक तत्व और अन्य पदार्थों के साथ शरीर के द्वारा उनका पाचन, अवशोषण और उपयोग का अध्ययन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? पोषण विज्ञान कहलाएगा। तो पोषण क्या है और पोषण विज्ञान क्या है, दोनों थोड़ा सा अलग है, तो आप उनको समझने की कोशिश करिए। पोषण के अभाव में शरीर के लिए प्रतिरक्षा सुरक्षा बनाए रखने, घावों को भरने, दवाओं का उपयोग करने तथा अंगों के सही प्रकार से कार्य करने में परेशानी होती है। जब शरीर में पोषण का अभाव होता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तो क्या होता है? शरीर में रोग प्रतिरक्षा की क्षमता कम हो जाती और घावों के भरने, जो घाव हो जाते हैं उसको भरने में भी टाइम लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है? पोषक तत्वों की कमी होती है। और घावों के भरने का कार्य क्या कौन करता है? कौन करेगा? विटामिन सी करेगा। तो जब शरीर में पोषक तत्वों का अभाव होता है तो घाव क्या होते हैं? देरी से भरते हैं। दवाओं का उपयोग करने तथा अंगों के सही प्रकार से कार्य करने में परेशानी होती है। अगला है पोषण कुछ रोगों में प्रबंधन एवं उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ चिकित्सकीय उपचार में प्रयोग पूरक का कार्य करता है। जो पोषण होता है वो क्या करता है? रोगों में प्रबंधन का कार्य करता है और उपचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ साथ चिकित्सकीय उपचार में पूरक का कार्य करता है। जब कोई किसी व्यक्ति को कोई बीमारी या कोई रोग हो जाता है तो उसी रोग के अनुसार क्या करते हैं? डॉक्टर उसके भोजन का निर्धारण करते हैं। तो पोषण क्या है? रोगों के प्रबंधन और उपचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है अस्वस्थता और बीमारी के कारण उस व्यक्ति में भी पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है जिसकी पहले अच्छी पोषण स्थिति हो। और ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पहले से पोषित है और उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ है लेकिन बाद में उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी। अस्वस्थता और बीमारी के कारण उस व्यक्ति में भी पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है जिसकी पहले से अच्छी पोषण की स्थिति है, तो उसमें भी क्या है? जो अस्वस्थता और बीमारी के कारण असंतुलन आ सकता है पोषक तत्वों का। अगला है निम्न पोषण न केवल स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है बल्कि वर्तमान समस्याओं और भी गंभीर कर सकता है। पोषण विज्ञान इन्हीं समस्याओं को दूर करता है। तो निम्न पोषण न केवल स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनेगा बल्कि वर्तमान समस्याओं को और भी गंभीर करता है। जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो वर्तमान में जाके और भी गंभीर हो जाएंगी और भी क्या हो जाएंगी? गंभीरता वाला रोग धारण कर लेती हैं। तो इन समस्याओं का अध्ययन कर पोषण विज्ञान इन समस्याओं को दूर करता है। आप समझते हैं कि नैदानिक पोषण क्या होता है? तो हम लोगों ने पोषण समझ लिया, अब नैदानिक पोषण समझते हैं क्या होता है। तो नैदानिक पोषण क्या होता है? नैदानिक पोषण विज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र जो रोग के दौरान पोषण से संबंधित है, नैदानिक पोषण कहलाता है। जो रोग के दौरान क्या होगा? पोषण से संबंधित होगा वो नैदानिक पोषण कहलाता है। नैदानिक पोषण का मतलब होता है रोग का निदान करने वाला पोषण जो होगा वो नैदानिक पोषण कहलाएगा, जो रोग की अवस्था में दिया जाता है। जब रोगी को रोग की अवस्था में उसकी रोग के अनुसार पोषक तत्वों का निर्धारण कर भोजन दिया जाता है तो वो नैदानिक पोषण के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में इस क्षेत्र को चिकित्सकीय पोषण उपचार मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी कहा जाता है, जो मेडिकल के क्षेत्र में रोगी को उसकी रोग के अनुसार दी जाती है। तो नैदानिक पोषण क्या है? एक व्यक्ति के रोग का निदान करने के लिए जो भोज्य पदार्थों का निर्धारण किया जाता है, जिन भोज्य पदार्थों का निर्धारण किया जाता है उसी के अनुसार रोग को ठीक करने के लिए व्यक्ति को दिया जाएगा तो वो नैदानिक पोषण के अंतर्गत आता है। इसे क्लिनिकल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं।
तो नैदानिक पोषण हम लोगों ने समझ लिया। अब नैदानिक पोषण का महत्व समझते हैं। तो नैदानिक पोषण का महत्व देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से विश्व में विभिन्न रोगों में चिकित्सा के साथ साथ पोषण संबंधी देखभाल का महत्व बढ़ा है। इसके बढ़ने की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। तो इसके कुछ बिंदु हैं, उनको समझते हैं हम लोग। पहला क्या है? पहला है स्वास्थ्य समस्याएं, अस्वस्थता या बीमारी और उनका उपचार विभिन्न तरीकों से पोषण की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। जो एक व्यक्ति के पोषण की स्थिति है, उसकी पोषण की स्थिति को कौन कौन चीज़ें प्रभावित करेंगी? तो अस्वस्थता प्रभावित करेगी, बीमारी प्रभावित करेगी और उनका उपचार विभिन्न तरीकों से क्या करेगा? पोषण की स्थिति को प्रभावित करेगा। ऐसे में रोग के समुचित उपचार के साथ साथ उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ऐसे में रोग के समुचित उपचार के साथ साथ उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जब कोई रोग, किसी व्यक्ति को कोई रोग होता है तो ऐसी दशा में उसके रोग के साथ साथ उसके रोग को ठीक करने के लिए जिस भी भोजन का निर्धारण किया गया है उसमें पोषण संबंधी तत्वों का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। शरीर के किसी भी अंग ऊतक तंत्र के कार्य किसी रोग के कारण प्रभावित हो सकते हैं और जो शरीर के अंग हैं वो किसी भी अंग तंत्र के कार्य किसी रोग के कारण क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। जो रोग विशेषकर किसी अंग विशेष के लिए होता है तो उस रोग से उस अंग तंत्र को क्या होता है? नुकसान होता है, उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। अगला है, इन सभी स्थितियों में सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का पर्याप्त पोषण हो और जो व्यक्ति यह सेवा प्रदान करता है वह एक प्रशिक्षित आहार पोषण विशेषज्ञ, चिकित्सा पोषण उपचारक, चिकित्सकीय पोषण विशेषज्ञ हो। और इन सभी स्थितियों में ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो व्यक्ति आपके रोग के अनुसार आपके भोजन का निर्धारण कर रहा है, जो आपका उपचार कर रहा है या जो आपको आपके रोग के लिए सेवा प्रदान कर रहा है वो एक प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञ होना चाहिए और चिकित्सा पोषण उपचारक होना चाहिए या चिकित्सकीय पोषण विशेषज्ञ होना चाहिए, तभी आपके रोग का उचित उपचार हो पाएगा। अगला है, 20वीं और 21वीं शताब्दी में चिकित्सा और औषध विज्ञान के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है जिससे अनेक संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण पाया जाने लगा है। अगला है, इसके बावजूद कुछ नई गंभीर बीमारियां उभरकर सामने आई हैं जैसे कि एड्स, HIV, हृदय रोग, तनाव, मोटापा, मधुमेह आदि। मधुमेह, मोटापा, तनाव और हृदय रोग जैसी संक्रामक बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। साथ ही ये कम उम्र में भी हो रही हैं। यदि मधुमेह जैसी बीमारी का निदान नहीं किया गया तो भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन जाएगा। और मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ये भी जानना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 14 नवंबर को क्या है? मधुमेह दिवस मनाया जाता है और भारत को मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि आहार चिकित्सा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, किस उद्देश्य से आहार दिया जाता है। तो आहार चिकित्सा के कौन कौन से उद्देश्य हैं उनको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं आहार चिकित्सा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य है मरीजों के लिए भोजन संबंधित आदतों को ध्यान में रखकर आहार सूची तैयार करना। जो भी पेशेंट है, जिस भी रोग का पेशेंट है, उसके रोग को ध्यान में रखते हुए और उसकी आदतों, भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखकर ही आहार सूची तैयार करनी चाहिए ताकि वो आसानी से भोजन को ग्रहण कर सके। अगला है वर्तमान आहार में परिवर्तन करना जिससे बीमारी की स्थिति को सुधारने और नियंत्रण करने में आसानी हो। जो भी वर्तमान आहार है, जो भी वर्तमान आहार रोगी के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसमें कुछ परिवर्तन करना उसकी बीमारी के अनुसार ताकि उसकी बीमारी में क्या है? सुधार आ सके और नियंत्रण किया जा सके। पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना और पोषणहीनता की स्थिति में जब उसके शरीर में पोषण की कमी है तो उस स्थिति में ऐसे आहार का निर्धारण करना जो पोषण युक्त हो और बीमारी को देखते हुए उसके अनुसार उचित हो। तो ऐसे आहार का निर्धारण करना। दीर्घकालिक बीमारियों की स्थिति में आहारी उपचार द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने में सहायता करना। तो जो आहार होता है वो रोगी की दीर्घकालिक और आहारी उपचार द्वारा अल्पकालिक दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने में सहायता भी करता है। अगला है मरीजों को निर्धारित आहार का ईमानदारी से अनुसरण करने के लिए प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करना। जो मरीज हैं उनको निर्धारित आहार का ईमानदारी से अनुसरण करने के लिए जो भी आहार जो रोगी उसके लिए निर्धारित किया गया उसको उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और जो डाइट जिसके लिए निर्धारित करी गई है तो उसको लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और अनुसरण करने के लिए शिक्षित भी करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द उनके रोग का निदान और उपचार हो सके। तो आहार चिकित्सा के ये प्रमुख उद्देश्य हैं। आइए अगला देखते हैं। पोषण
देखभाल संबंधी व्यवस्थित गतिविधियाँ, कुछ पोषण देखभाल संबंधी व्यवस्थित गतिविधियाँ हैं, इनको देखते हैं। तो बीमारी के दौरान पोषण देखभाल गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो कुछ चरण होते हैं, तो पहले उनमें से पहला चरण क्या है, जो पोषण देखभाल संबंधी गतिविधियाँ हैं तो उनमें से कुछ चरण निर्धारित होते हैं। तो पहले किस चरण का पालन करना चाहिए, तो उनको देखते हैं। पहले पोषण स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। पहले किसी भी रोगी के पोषण स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर पोषण समस्याओं का निदान, उसकी पोषण जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना और प्राथमिकता तय करना जिससे पोषण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो पहले पोषण की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा, किस प्रकार का रोग है, कौन सा रोग है। उसके बाद उन रोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। उसके बाद हस्तक्षेपों की योजना बनाना और प्राथमिकता तय करना जिससे पोषण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। फिर योजना बनाई जाएगी और प्राथमिकता तय करी जाएगी कि इस रोग की दशा में कौन सा पोषण और किस प्रकार निर्धारित किया जाना है। तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आहार का निर्धारण किया जाएगा और उस पर कार्य किया जाएगा। अगला है पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन करना और उनकी जांच करना और ज़रूरत पड़ने पर बदलाव करना। और कुछ समय तक ये सारी प्रक्रियाएं रोगी को करने के लिए दी जाएंगी। तो उसके बाद जो भी परिणाम निकल के आएंगे, कुछ समय के बाद रोगी का मूल्यांकन किया जाएगा और परिणामों की जांच करी जाएगी। जो भी ज़रूरत पड़ने पर बदलाव करने होंगे, अगर रोगी की रोग की दशा में सुधार हो रहा है तो उसमें अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो जो भी ज़रूरत पड़ने पर बदलाव करने की आवश्यकता है उसके भोजन में और रोगी की रोग के अनुसार भोजन की व्यवस्था में, तो उसमें पोषण संबंधी बदलाव भी किए जाते हैं। तो ये कुछ सीक्वेंस है, इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं चिकित्सकीय पोषण और आहार के अध्ययन के लाभ क्या क्या हैं। तो चिकित्सीय पोषण आहार के अध्ययन के लाभ कौन से हैं, इनको देखते हैं। तो पहला क्या है, चिकित्सीय पोषण आहार का अध्ययन व्यवसायियों को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाता है। कौन कौन चीज़ों के लिए सक्षम बनाएगा आहार की और चिकित्सकीय पोषण का अध्ययन। तो पहला है जीवन चक्र के सभी स्तरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए सही आहार योजना बनाना। तो जो जीवन चक्र के सभी स्तर होते हैं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सही योजना बनाने में सहायता करेगा। अगला है खिलाड़ियों, सैनिकों, मजदूरों आदि के लिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकता के अनुरूप आहार योजना बनाना। तो जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्ति विशेष के कार्य के अनुसार और उनके दैनिक कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी कार्य क्षमता के अनुसार और उनके कार्य को देखते हुए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकता को देखते हुए उनके आहार की योजना बनाने में सहायता करेगा। अगला है बीमारी की विभिन्न स्थितियों में मरीजों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आहारों में परिवर्तन करना। तो जो मरीजों की परिस्थिति है उनको ध्यान में रखते हुए उनके आहार में परिवर्तन करना और उनके भोज्य पदार्थों का निर्धारण करना। मधुमेह और हृदय रोग जैसी दीर्घकालीन बीमारियों की जटिलता को रोकना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो ये सब क्या है, चिकित्सकीय आहार और चिकित्सीय पोषण आहार के अध्ययन के लाभ हैं। अगला देखते हैं। तो इसके बाद है अस्पतालों में भर्ती मरीजों या बाह्य रोगियों के साथ साथ संस्थानिक परिवेशों के मरीजों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। तो ये चिकित्सकीय पोषण और आहार के अध्ययन के लाभ हैं। वृद्धजन के आवासों, अनाथालयों और विद्यालयों आदि में आहार का प्रबंधन करना। तो ये सब क्या है, आहार के लाभ के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने लाभ भी देख लिए। अब देखते हैं आहार के प्रकार। तो आहार के कितने प्रकार होते हैं और आहार कितने प्रकार का होता है। तो आहार के 2 प्रकार होते हैं। पहला है नियमित आहार, वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं और स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है, नियमित आहार कहलाता है। हालांकि अस्पताल के नियमित आहार में वसा वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ और मसाले कम होते हैं। तो नियमित आहार कौन सा होता है, वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व तो सम्मिलित होते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो आहार क्या कहलाता है, तो नियमित आहार कहलाता है। नियमित आहार क्या होता है, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व तो उपलब्ध होंगे और एक स्वस्थ व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, पोषण संबंधी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो वो आहार कौन सा कहलाएगा, नियमित आहार कहलाता है। दूसरा है संशोधित आहार। तो वह आहार जिसमें रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है, संशोधित आहार कहलाता है। संशोधित आहार वह होता है जिसमें रोगी की रोग की अवस्था के अनुसार उसके भोजन में जो परिवर्तन किया जाता है, उसके रोग के अनुसार उसके भोजन में जो परिवर्तन किया जाएगा, जिन वस्तुओं को सम्मिलित करना है उनको सम्मिलित किया जाएगा और जिन भोज्य पदार्थों से उसको नुकसान हो रहा है उनको हटाया जाएगा। तो संशोधन का कार्य जो भोजन में किया जाता है और उसके आहार में जो परिवर्तन का कार्य किया जाता है वो चिकित्सकीय आहार कहलाएगा और संशोधित आहार कहलाता है, जो चिकित्सकीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो आहार 2 प्रकार के होते हैं, एक नियमित आहार, दूसरा संशोधित आहार। अगला देखते हैं।
रोगी के आहार में परिवर्तन। अब देखते हैं कि रोगी के आहार में परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो रोगी के आहार में परिवर्तन जो करना है वो किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार का आहार परिवर्तन करके दिया जाएगा। तो रोगी के आहार में परिवर्तन, रोगियों को आवश्यकता अनुसार नरम, तरल या नियमित आहार, ठोस और तैयार मृदु खाद्य पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। रोगियों को उनकी रोग के अनुसार और उनकी शारीरिक पोषण को पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार नरम, तरल और नियमित आहार, ठोस और तैयार मृदु, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट डाइट, खाद्य पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। तो तरल आहार कैसा होता है? तरल आहार यह आहार है जब चबाने या निगलने में असमर्थ व्यक्तियों को दिया जाता है। तरल आहार किनको दिया जाएगा? ऐसे व्यक्ति जो भोजन को चबाने या निगलने में असमर्थ है, उनको कोई इस प्रकार की बीमारी हो गई है जिससे वो भोजन को न चबा पा रहे और ना ही निगल पा रहे, तो ऐसे व्यक्तियों को तरल आहार दिया जाता है। और तरल आहार के उदाहरण कौन कौन से? जैसे नारियल का पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ, मिल्क शेक इत्यादि, ये सब तरल आहार के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है नरम आहार। तो परिवर्तन के आधार पर आहार दो प्रकार के दिए हुए हैं, तरल और नरम। अगला मृदु आहार भी है, तो इनको पहले देख लेते हैं। नरम आहार कौन सा होता है? यह आहार व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करता। इसमें अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं तथा इन्हें चबाना और पचाना आसान होता है। खिचड़ी, दलिया, साबूदाने की खीर इत्यादि नरम आहार होते हैं। ऐसा आहार जिससे व्यक्ति आसानी से चबा सकता है और पचाया जा सकता है एक व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसा आहार क्या कहलाएगा? नरम आहार कहलाएगा। और इसमें अधिक रेशेदार और गैस बनाने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं वो सम्मिलित नहीं होते हैं, इन्हें आसानी से चबाया और पचाया जाता है, तो ऐसा आहार नरम आहार कहलाता है, जिसमें खिचड़ी, दलिया, साबूदाने की खीर ये सब चीज़ें आती हैं। तो आगे देखते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने आहार में परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के आहार देख लिए। पहला तरल देखा है, दूसरा नरम देखा है। अब तीसरा है तैयार मृदु आहार। तैयार मृदु आहार किसे कहते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो तैयार मृदु आहार कौन सा होता है? यह आहार वृद्धजनों के लिए होता है। किसके लिए? विशेषकर वृद्धजनों के लिए होता है। यह नरम, मृदु एवं शोरबा युक्त आहार भोजन होता है जिससे वृद्धजन आसानी से चबा सकते हैं। इसमें कठोर रेशे, उच्च वसा या मसाले युक्त खाद्य पदार्थ नहीं होते। ये कैसा होता है? शोरबा युक्त, पीने टाइप के तरीके से, और बहुत तरल होता है और ना बहुत क्या होता है, हार्ड होता है। तो ऐसा भोज्य पदार्थ क्या होता है? मृदु आहार के अंतर्गत आता है, जिसे आसानी से वृद्धजन चबा सकते हैं। और इसमें कठोर रेशे, उच्च वसा या मसाले युक्त खाद्य पदार्थ भी नहीं होते। ये विशेषकर वृद्धजनों के लिए होता है। तो आप देखते हैं कि रोगी को भोजन देने के तरीके कौन कौन से हैं, किस तरीके से रोगी को भोजन दिया जा सकता है। पहला है रोगी को मुंह से भोजन खिलाना। भोजन देने का सबसे उचित तरीका क्या है? रोगी को मुंह से भोजन खिलाना। यदि कोई रोगी भोजन चबाने या निगलने में सहज ना हो तो ऐसे रोगी को नली, ट्यूब द्वारा तथा अंतःशिरा इंट्रावेनस द्वारा भोजन दिया जा सकता है। तो पहला तरीका क्या है? मुंह के द्वारा खिलाना, जब ऐसी अवस्था में नहीं है कि वो स्वयं से मुंह से चबा के खा सके। तो दूसरा क्या है? रोगी को ट्यूब के द्वारा देना। और तीसरा क्या है? जब ट्यूब के द्वारा भी नहीं दिया जा सकता है तो अंतःशिरा संवरण मतलब इंट्रावेनस के द्वारा रोगी को भोज्य पदार्थ दिया जाता है। डायरेक्ट उसके आमाशय में भोज्य पदार्थ को पहुँचाया जाता है। तो ऐसा इंट्रावेनस द्वारा भोजन देने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं चिरकालिक रोगों की रोकथाम। चिरकालिक रोग कौन से होते हैं? जो बहुत लंबे समय से किसी व्यक्ति के अंदर हो। तो ऐसे रोग जो चिरकालिक रोगों के अंतर्गत आएंगे, जो बहुत लंबे समय तक किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो आहार एवं पोषण एक स्वस्थ जीवन शैली का आधार स्तंभ है, जो न केवल रोगियों के लिए बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए चिरकालिक रोगों, क्रॉनिक डिजीज, इनको क्रॉनिक डिजीज भी कहा जाता है, जो बहुत लंबे समय तक किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, के नियंत्रण एवं स्वस्थ जीवन जीने में सहायक होता है। तो ऐसे रोग की रोकथाम किस प्रकार करी जाएगी, इसके बारे में जानना है। पिछले कुछ दशकों में भारत में रहने वाले शहरी लोगों के आहार में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं, जैसे भोजन में वसा एवं परिष्कृत शक्कर का उपयोग बढ़ना, कम रेशेदार, विटामिन व परिष्कृत भोजन का अधिक सेवन, मांसाहारी भोजन एवं जंक फूड के अधिक सेवन से जीवन शैली संबंधित विभिन्न चिरकालिक रोगों जैसे मोटापा, कैंसर, हृदय रोग, अति तनाव आदि की संख्या बढ़ रही है। तो चिरकालिक रोगों की रोकथाम करने के लिए हमें अपनी इन भोजन संबंधी आदतों में क्या है, परिवर्तन करना होगा, तभी चिरकालिक रोगों की रोकथाम हो पाएगी। अन्यथा ये रोग क्या है, बहुत लंबे समय तक व्यक्तियों को प्रभावित करेंगे। जैसे कि मोटापा जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तभी मधुमेह होता है, और मधुमेह के बाद क्या होते हैं, हृदय रोग हो जाते हैं। उसके बाद व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो मोटापा ही सारे रोगों का कारण होता है। आदि तनाव की संख्या में बढ़ रहे हैं, जो हमारे भोजन संबंधी आदतों के कारण व्यक्तियों को प्रभावित कर रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार जीवन शैली संबंधित समस्याओं
से बचाव हेतु नैदानिक पोषण विशेषज्ञ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की भूमिका अति महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की जीवन शैली संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए और इन समस्याओं से दूर रहने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और पोषण युक्त भोजन लेने के लिए नैदानिक पोषण विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो हमें समय से पर क्या करते हैं, निर्देशन प्रदान करते हैं कि हमें किस प्रकार का और किस तरह का भोजन लेना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि संशोधित आहार किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं एक बार और। तो संशोधित आहार से क्या तात्पर्य, इसको दोबारा समझ लेते हैं। एक बार हम लोग समझ चुके हैं। संशोधित आहार से क्या, वह आहार जिसमें रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन कब किया जाएगा, जब व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त है, उस अवस्था में उसके आहार में जो परिवर्तन किया जाएगा, सामान्य नियमित आहार में जो परिवर्तन किया जाता है वो आहार क्या कहलाएगा, जब परिवर्तन कर दिया जाएगा तो ऐसा आहार संशोधित आहार कहलाता है, जो उसकी रोग की अवस्था को देखते हुए उसके भोज्य पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है। तो ऐसा आहार क्या कहलाएगा, संशोधित आहार कहलाता है। संशोधित आहार निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकते हैं। क्रमबद्धता और बनावट, जैसे कि तरल व नरम आहार। ऊर्जा अंतर्ग्रहण में कमी अथवा वृद्धि, एक या अधिक पोषकों को कम या अधिक मात्रा में शामिल करना, जब जो जिन पोषक तत्वों की उसके शरीर में आवश्यकता है उनको शामिल करना और जिसकी आवश्यकता नहीं है उनको क्या है, उसके भोज्य पदार्थों से हटाना। भोजन के समय अंतराल में संशोधन करके, जिस टाइम व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है उस टाइम उसको भोजन देना। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, हृदय रोग से ग्रसित है तो उसके भोज्य पदार्थों में वसा वाली चीज़ें और जो बहुत ज़्यादा कार्ब वसा वाली चीज़ें हैं, संतृप्त वसा वाली, उन चीज़ों को उनके भोज्य पदार्थों से हटाया जाता है। तो भोजन के जो भोजन है उसमें कुछ, तो संशोधित आहार में कुछ जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें कुछ पोषक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है और कुछ को हटाया जाता है। तो ऐसा आहार संशोधित आहार कहलाता है। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।